हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज है इस वीडियो में BHIC क्या रहेगा आपका BHIC 132 भारत का इतिहास 300 लेकर से 1206 तक क्या रहेगा। इसका मैं क्या है, आपका गैस पेपर है। इसमें 3 गैस पेपर हैं, तीनों ही गैस पेपर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ले लिखा हुआ BHDC 131 ये नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है BHIC 132 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती से मिसप्रिंटेड है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये जो मिसप्रिंट है तो यहाँ पर नहीं दे, ये आपका क्या है BHIC 132 है, उसी का एक गैस पेपर है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो उन क्वेश्चन पेपर को भी कर लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासकों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, जो गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं। जिसमें गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से जैसे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है। सबसे पहले क्या आते हैं भाई, चंद्रगुप्त प्रथम हैं, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। दूसरे जो शासक हैं समुद्रगुप्त हैं, उनके बारे में आपको लिखा भाई, समुद्रगुप्त के बारे में आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, विस्तार से बताना पड़ेगा समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि समुद्रगुप्त को बहुत ही प्रतापी राजा माना जाता है और माना जाता है कि जिन्होंने पूरे भारत को लगभग एक प्रकार से जीत ही लिया था, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इनको बताया जाता है। और हरिसेन ने भी इनको, जो आपको लिखा होगा कि जो उन्होंने हरचरित्र लिख रखा, तो इसी प्रकार से इनको लिख रहा है। समुद्रगुप्त का जो है आपको ज़रूर याद रखने का, ये बहुत फेमस है समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा समुद्रगुप्त के बाद, तो यही इतना ही लिखना है। उसके बाद जो आपके जाते हैं तीसरे जो शासक हैं, आप देखोगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड है, जिनको हम विक्रमादित्य द्वितीय मानते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को माना जाता है। ये समुद्रगुप्त का क्या है, लड़के हैं, बेटे हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त के पश्चात उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक बना, परंतु विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच एक दुर्बल गुप्त शासकों के अस्तित्व का भी पता चलता है। तो आपको अगले जो लिखना पड़ेगा भैया क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में बताना पड़ेगा, यानी गुप्त शासकों के बारे में हम देख रहे हैं। तो उसके बाद है जो आपका लिखना पड़ेगा क्या है, कुमारगुप्त हैं। गुप्त साम्राज्य में कौन सा शासक आता है, कुमारगुप्त हैं। तो आपको कुमारगुप्त के बारे में लिखना पड़ेगा। तो इसको देख लीजिए, आंसर पूरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कुमारगुप्त के बारे में लिखा गया है। तो ये कुमारगुप्त के बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पे आप सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, गुप्तों की आर्थिक दशा की विवेचना कीजिए, यानी जो गुप्त सम्राट हैं या उनकी आर्थिक दशा क्या थी वो आपको बताना पड़ेगा। गुप्तों की आर्थिक दशा कैसी थी, यानी जो गुप्त साम्राज्य था वहाँ पर आर्थिक या अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या चीज़ें थी। तो अर्थव्यवस्था में आपको क्या हुआ, सबसे पहले अर्थव्यवस्था में जैसे कृषि है, एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर कैसा था, कृषि कैसे होती थी, गुप्त शासकों में कृषि व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद हमें देखेंगे कृषि व्यवस्था के बाद आपको क्या है, भूमि अनुदान, यानी भूमि अनुदान का मतलब होता है ये जो भूमि दान देते थे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो गुप्त साम्राज्य में क्या होता है, जो शासक होते थे उस टाइम क्या कि ब्राह्मणों को या कह सकते हैं कि पुरोहितों को भूमि दान देने की जो परंपरा थी उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद कृषि के बाद हम देखेंगे व्यापार कैसे था, गुप्त साम्राज्य में जो व्यापार होता था वह किस प्रकार से व्यापार होता था, उस व्यापार के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर आर्थिक यानी गुप्त साम्राज्य में आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उस आर्थिक व्यवस्था के बारे में जब देख रहे हैं तो आपको क्या व्यापार कैसे होता था, तो व्यापार के बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा या आपको पूरा बताना पड़ेगा व्यापार कैसा होता था। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आपका क्या है, हर्षवर्धन के सैन्य अभियान का उल्लेख कीजिए। यानी जो महाराजा हर्षवर्धन है उन्होंने जो सैन्य अभियान, यानी कह सकते हो कि साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने किन किन राज्यों पर अपना अटैक करते हैं, और कह सकते हैं कि हर्षवर्धन ने जो पूरा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये कह सकते हैं कि हर्षवर्धन का जो पूरा साम्राज्य विस्तार होता था, इस प्रकार से आप देखोगे कि हरियाणा और कह सकते दिल्ली के प्रदेश से उनका साम्राज्य चलता है, और धीरे धीरे वह कह सकते हो कि कन्नौज तक और पूरे यूपी, बिहार, बंगाल और पूरा जो रीजन होता है, धीरे धीरे करके क्या करते हैं, जितने भी अपने समवर्ती शासक हैं या कह सकते हैं कि समवर्ती शासक, तो उनको सभी को उन्होंने जिस प्रकार से जीत लिया था। और इनका जो अभियान था वो लगभग क्या संधि जिस प्रकार से वो कर सकते हैं कि उनकी सेना के बारे में आपको सैन्य अभियान किस प्रकार के थे, तो सेना किस प्रकार थी, सेना की उसमें कितनी भूमिका थी, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो यानी हर्षवर्धन का सैन्यीकरण कैसा था, उसमें भी आपको देखोगे हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान कैसे हैं, वल्लभी के साथ उनका जो युद्ध होता, वल्लभी यानी गुजरात को जो वल्लभी शासक होते थे, उन वल्लभी शासकों के साथ हर्षवर्धन की किस प्रकार से मिस्ट्री थी उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वल्लभी के शासकों के साथ।
अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या रहेगा, राज्य व्यवस्था की प्रकृति पर विभिन्न दृष्टिकोण। नहीं, राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति है वो कैसे, नहीं राज्य की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, शासक का क्या कर्तव्य है या क्या चीज़ें होनी चाहिए, राज्य का किस प्रकार से है, तो ये किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में। नहीं, राज्य व्यवस्था की प्रकृति यानी आपको भैया नेचर बताना है उसके बारे में। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति के बारे में यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य व्यवस्था। इसमें कोई हेडिंग नहीं बना रखी है, तो आपको तो विदाउट हेडिंग को लिखोगे कैसे, तो मुझे लगता है आपको इसमें भाई हेडिंग वेडिंग निकालनी पड़ेगी, तो ऐसे चलेगा नहीं आपका, ठीक है। तो इसमें हेडिंग वेडिंग निकाल करके लिखोगे, तो जैसे यहाँ पर नायकों का बड़ा जिक्र कर रखा है जिसको। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पल्लव कौन थे, ठीक है। पल्लवों के बारे में आपको बताना पड़ेगा ये पल्लव कौन थे, ठीक है। पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। देखो भैया, किसी की चीज़ों के बारे में अगर अलग सब हर चीज़ में विद्वानों का मतभेद ही रहता है, विद्वान हमेशा लड़ते ही रहते हैं। ये पल्लवों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको को लेकर के अगर आप देखेंगे तो विद्वान जो हैं उनमें मतभेद है। यार पल्लव कौन है, पल्लव क्या थे, पल्लव क्या के राजवंश है, ठीक है, पल्लव राजवंश है, ठीक है, राजवंश है। तो उन्होंने शासन किया था, उन्होंने किस प्रकार से शासन किया था, और तमाम इतिहासकारों ने पल्लवों के बारे में क्या बताया वही चीज़ें आपको बताई गई। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय पांड्यन यानी दूसरे जो पांड्य राजा थे उनके साम्राज्य पर चर्चा कीजिए। जो पांड्य थे, चेर चोल पांड्य, तो उसमें आपको पांड्यों के बारे में बताना। नहीं, दूसरा जो यानी जो पांड्य होते हैं वो दो बार आते हैं, एक बार आते हैं उनका पतन हो जाता है, फिर वो सेकंड टाइम पांड्य साम्राज्य आता है। तो द्वितीय जो पांड्य साम्राज्य था वह किस प्रकार था, उस द्वितीय पांड्य साम्राज्य के बारे में क्या करना है आपको बताना है, थोड़ा डीपली में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसके आंसर को देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। इसमें हम देखते हैं अब हमारा क्या आ गया, सेकंड गैस पेपर है, ठीक है। सेकंड गैस पेपर है, BHIC 132 ही है। इसको यहाँ पर आप इसको मत मानिए BHDC 131 नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है BHIC 132 ही आपका है। और आपकी जो बुक का नाम क्या है, बुक का नाम यही है, भारत का इतिहास लगभग 300 से 1206 तक है। इसका सेकंड ये गैस पेपर रहेगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन इन्होंने देखा, क्वेश्चन क्या है, पांड्य राज की धार्मिक नीति, यानी जो पांड्य राजा थे, जो पांड्य राज्य था उसमें धार्मिक नीतियां कैसी थी, यानी भैया कि धर्म को लेकर के किस प्रकार की बातें थी। तो देखो पांड्य राज की धार्मिक नीति कैसी थी, यानी धर्म के आधार पर उनमें किस प्रकार था, या धार्मिक व्यवहार कैसे था, या धार्मिक आचरण कैसे था, उसको बताना। पांड्यों के बारे में धार्मिक आधार कैसे था वही, ठीक है, सारा लगभग। अगला जो आपको क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए भी हैं। बादामी के चालुक्यों के इतिहास बताओ, यानी जो बादामी के चालुक्य हैं उनके बारे में आपको बताएं। इनको इतिहास को लेकर के यानी इतिहास के साधन क्या है, इनको इतिहास में किस प्रकार से बादामी के चालुक्यों के बारे में देखना पड़ता है कि बादामी के इनका विवरण यानी अभिलेखों में बादामी के अभिलेख हैं, उनके द्वारा इनका क्या मिलता है, जानकारी मिलती है। जिस प्रकार से महाकूटों के लेख हैं, फिर हैदराबाद में दान पात्र अभिलेख है, उसके बारे में किस प्रकार की चीज़ें हैं, फिर विदेशी विवरण कैसे है, विदेशी विवरणों के बारे में। तो ये जो हेडिंग बना रखी है, हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट सकती है। अगला जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। गुप्त साम्राज्य में व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रकृति का उल्लेख है। नहीं, जो गुप्त साम्राज्य था उसमें व्यापार कैसे होता था या कृषि व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, जो गुप्त साम्राज्य था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यानी कृषि व्यवस्था के बारे में और व्यापार के बारे में कैसा था। तो एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, जो हमने देखा था अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था वाला क्वेश्चन अगर यहाँ पर अगर नहीं भी आता, अगर आप उसको भी लिख देते हैं तो लगभग काम चल ही जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। गुप्त साम्राज्य में भागवत संप्रदाय के उद्भव और विकास का, यानी गुप्त साम्राज्य में जो भागवत संप्रदाय होता था उसका उद्भव यानी उसकी ये ओरिजिन यानी शुरुआत कैसे हुई और उसका विकास यानी वो कैसे आगे बढ़ते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये जो वैदिक काल में जो विष्णु गौण देवता थे उनके बारे में जिस प्रकार से जिक्र किया गया है, ये गुप्त साम्राज्य में भागवत संप्रदाय के बारे में पूछा गया। तो भागवत संप्रदाय कैसा था, किस प्रकार से था, और उसी के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो लगभग यहाँ पर लिखा हुआ अगर मैं थोड़ा समझाऊंगा तो काफ़ी डीप में चला जाएगा। एक बार बुक जरूर देख लेना इसके लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या ध्यान से सुनिएगा। गुप्त साम्राज्य में साहित्य की व्याख्या कीजिए, यानी जो गुप्त साम्राज्य था उसमें साहित्य कैसा था। लिटरेचर की बात करें तो भैया साहित्य तो अगर देखोगे तो साहित्य किस प्रकार से लेखन किया गया था, किस प्रकार से साहित्यिक लेखन का, तो साहित्यिक लेखन को आपको देख लीजिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। साहित्य वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं कि क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप इसको देख जरूर लीजिएगा। कई बार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ऐसा कोई गारंटीज होती नहीं है भाई। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है। राजपूतों का उदय किस प्रकार हुआ, राजपूतों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चोर चेल पांड्या
बदामी के चालुक्य हैं, गुज्जर, पाल, प्रतिहार, इस टाइप जो क्वेश्चन है, या राजपूत वाला जो क्वेश्चन है, राजपूतों का उदय किस प्रकार हुआ, या राजपूत किस प्रकार से उभर करके सामने आते, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा आपको जरूर आ सकता है। ठीक है, हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है कि जो पूरा भारत है वो लगभग छोटे छोटे रियासतों में बढ़ जाता है। तो उसी में देखोगे बदामी के चालुक्य हैं, राजपूत हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, छोटे छोटे शासक आ जाते हैं, साउथ में भी आ जाते हैं, उत्तर भारत में भी आ जाते हैं, दोनों जगहों पर आ जाते हैं। तो वही आपको बताना। अगला जो हमारा रहेगा यहाँ पर देखिएगा, गैस पेपर नंबर 3 रहेगा BHIC 132 है। ठीक है, क्या है आपका भाई, BHIC 132 है। तो यहाँ पर इसको मत समझिएगा, यहाँ पर ये BHDC 101 BHDC 131 नहीं है, बल्कि BHIC 132 है। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो आपका यहाँ बुक का तो नाम लगभग सही लिखा गया, आपकी जो किताब है, किताब का नाम तो उन्होंने सही लिख रखा है। यहाँ पर देख सकते हो, भारत का इतिहास लगभग 300 से 1206 ईस्वी तक गैस पेपर नंबर 3 है। तो यहाँ पर देखते हो हमारा जो क्वेश्चन क्या रहेगा, राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति पर विचार प्रकट कीजिए। नहीं, जो राष्ट्रकूट थे उनकी उत्पत्ति कैसे होती थी, उनकी शुरुआत कैसे, तो राष्ट्रकूटों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, राष्ट्रकूट वाला जरूर देख लेना, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, खलीफाओं का आक्रमण जिन्होंने बदल दिया अखंड भारत को नक्शा को ले। जो खलीफा जो थे उन्होंने किस प्रकार से, यानी जो भारत में जो इस्लाम का आगमन होता है, ठीक है, या जिस प्रकार से यहाँ पर मुस्लिम शासकों का आगमन होता है, या खलीफाओं का जो आक्रमण रहा, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा वैसा इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट एक बार आप ज़रूर देख सकते हो। तो मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, देखो, महमूद गजनबी का शासनकाल कैसा था। ये भैया एक प्रकार का भारत में जिसने आक्रमण किया था, किसने भैया, महमूद गजनबी ने। कब किया था, 997 से 1030 के बीच में, जिसने भैया भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। कौन है, महमूद गजनबी है। इसी महमूद गजनबी के बारे में आक्रमण करना है, जिसे हम सोमनाथ का लुटेरा भी कह के इसको माना जाता है। तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ। गुप्त वंश के पतन के कारण गए थे भैया, गुप्तों का पतन क्यों हो गया, गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों गया। इस टाइप के क्वेश्चन हर समय पूछे जाते हैं। देखो, किसी साम्राज्य का जो पतन होता ना, उसके लिए हेडिंग होगी, जैसे भाई कमज़ोर शासक हैं, कमज़ोर उत्तराधिकारी। जैसे यहाँ पर अनुकार राजशाही थी सही नहीं थी, विदेशी आक्रमण को माना सकते भैया गुप्तों पर विदेशी आक्रमण हो गए, या इसीलिए गुप्त जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया। अकुशल प्रशासन था, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी जो प्रशासन था वह अच्छा नहीं था या बेहतर नहीं था, धीरे धीरे उसमें कह सकते भ्रष्टाचार, या कह सकते हैं हर प्रकार की जो चीज़ पर्याप्त हुई। अगला जो कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का पतन में कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार जो होता है, उससे क्या कहा जाता है कि गुप्त जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी हेडिंग बना सकते हो आप। एक बार अगर बुक पढ़ोगे ना, गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों गया, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कई बार एग्जाम में आ भी सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों है, इसको थोड़ा और बड़ा करके, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग क्या है 20 नंबर के क्वेश्चन है, और 20 नंबर के लिए आपको कम से कम 4 या 5 पेज लिखने हैं। तो 4 या 5 पेज लिखने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट या ज़्यादा से ज़्यादा आपको पास हेडिंग होगी। अब जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग होगी तभी तो आप किसी आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। इसलिए इस काम को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हैगा, सम्राट हर्षवर्धन का इतिहास को ये इंपॉर्टेंट है भैया। हर्षवर्धन का इतिहास कैसे है, ये आपका सेकंड चैप्टर ही हुआ, शायद हर्षवर्धन से रिलेटेड है, शायद तीसरा चैप्टर हर्षवर्धन से है। ठीक है, तो हर्षवर्धन वाला जो रहेगा आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर्षवर्धन के बारे में भी आप प्रभाकर वर्धन के बेटे थे, और कह सकते हो कि इनका भी जिक्र आपको यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में आपको बताना पड़ेगा हर्षवर्धन क्या था। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपका है इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीर पांड्य कौन थे। वीर पांड्य, और जो पांड्य के बारे में देखो मैंने बोला है कि पांड्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, चालुक्यों से आने वाला है, बदामी के चालुक्य या वातापी के जो चालुक्य हैं, चालुक्य से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक मैं कुछ बता देता हूँ, देखो गुप्त साम्राज्य से एक क्वेश्चन आएगा, हर्षवर्धन से एक आएगा, पांड्यों से एक आएगा, चालुक्यों से आपको एक क्वेश्चन जरूर राष्ट्रकूटों से, राष्ट्रकूट कौन है, राजपूत हैं। इस टाइप के जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इनसे आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। इसलिए इन वाले जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ, इन सेक्शन से आपसे जितने क्वेश्चन है आपकी बुक में, एक बार जरूर उनको रीड कर लीजिए। एक गैस पेपर तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है,
तो वीर पांडे कौन थे उनके बारे में जैसे आपको लिखना पड़ेगा भैया वीर पांडे के बारे में उनका क्या करना है, आपको वर्णन करना है, उसका एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर ही इसका पूरा जो गैस पेपर होता है लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया है। तो आप इनको ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं आपको गैस पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल ही दिखा देता हूँ। एक चीज़ मैं अगर आपको ये गैस पेपर चाहिए ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेलीग्राम चैनल है, इस हमारे ग्रुप का ही चैनल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर टेलीग्राम पे आ जाइएगा, यहाँ पर आपको क्या सर्च करना भाई, मेरे अध्ययन एजुकेशन सेंटर सर्च कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये गैस पेपर आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर गैस पेपर है ना BHIC 132, तो BHIC 132 वाला जो गैस पेपर है इसको आप इजीली से ले सकते हैं और आपको ईजिली मिल जाएगा। इसको ले लीजिएगा और आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, या इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो तुरंत ओपन भी हो जाएगा, देखो, ठीक है। देखो ये गैस पेपर खुल गया ना, ये जो गैस पेपर मैं आपको बता रहा था, इस गैस पेपर को लेकर के आप इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली से आप अपने क्या कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट एक बार बुक को ज़रूर देख लेना, इसके मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी आप जा करके देख सकते हैं और इस गैस पेपर से भी आप अपने क्या कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इसी तरह की वीडियो आपको लिए लाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।